नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी टू पर आप सभी का स्वागत है। श्वसन तंत्र का पहला प्रश्न है हमारा, शरीर में होने वाली किस प्रक्रिया द्वारा मानव को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोई भी जीव हो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मानव को ऊर्जा प्राप्त होती है श्वसन के द्वारा। तो ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के विघटन या ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। श्वसन में जो भोज्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किस तंत्र के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह तंत्र है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ही हमारे शरीर की वह व्यवस्था है जो हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र तंत्र की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। स्वतंत्र तंत्र की जो प्रक्रिया है वह 3 भागों में बांटी जा सकती है। तो पहला अगर भाग देखें तो बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है गैसों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और तीसरा है आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इन तीनों प्रक्रिया को आपको याद रखना है। आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें हम इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जीव एवं वातावरण के बीच श्वसन गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो भी जीव जंतु हैं और वातावरण है उनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यह आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है यह बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। तो 2 चरण है बाह्य श्वसन की, आपको ध्यान में रखना है। पहला चरण है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग प्रक्रिया में होती क्या है कि इस प्रक्रिया में निश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन तथा उश्वसन यानी कि एक्सपिरेशन दोनों शामिल होती है, यानी कि सांस को अंदर की ओर लेना और सांस को छोड़ना। तो यह प्रक्रिया शामिल होती है। दूसरी, गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस प्रक्रिया में फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में वायु का संगठन। तो निश्वसन के दौरान अगर देखा जाए तो जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसमें 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह आंकड़े आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब उच्छ्वसन यानी कि हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 79% होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और यह 70% हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है यह बढ़ जाती है और यह 4% हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रीथिंग की प्रक्रिया में नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में वायु के संगठन में किस गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा हमने देखा कि 79% सांस लेने समय भी रहती है और सांस छोड़ने के समय भी 79% ही रहती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फेफड़े के अंदर गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो गैस के दाब में अंतर के कारण विचलन के द्वारा, यह आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में गैसों का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक आना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है गैसों का परिवहन, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में गैसों का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक आना और पुनः फेफड़े तक वापस आने की प्रक्रिया यह कहलाती है गैसों का परिवहन। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है कोशिकाओं के लिए और ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर कौन सा अस्थायी यौगिक बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, लेकिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग चमकदार लाल होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस प्रकार बनता है, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है, तो इस प्रकार से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह किस पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा रक्त के पीएच मान पर। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तथा प्लाज्मा के अतिरिक्त मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में सबसे ज्यादा, लगभग 70% तक होता है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है सबसे ज़्यादा, और यह है लगभग 70%। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह रक्त के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर बाइकार्बोनेट यौगिक के रूप में इसका परिवहन होता है। अब बात करते हैं आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जो आंतरिक श्वसन है वह किसके बीच हो रहा है? यह रक्त और जो उत्तक द्रव है इनके बीच, तो यह कहलाता है आंतरिक श्वसन। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी क्यों कहा जाता है? तो आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह श्वसन की प्रक्रिया जो है कोशिका के अंदर होती है, और इसी कारण से इसे आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन किस स्थान पर होता है? तो जैसा कि हमने देखा कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, तो अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूटकर अलग अलग हो जाता है। तो यह जो विघटन की प्रक्रिया है यह कहाँ होती है? तो यह होती है कोशिका में। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनॉक्सी श्वसन यानी कि एनोरोबिक रेस्पिरेशन। यह आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरा है ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और आगे हम देखेंगे। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज के आंशिक विघटन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यह होती है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में। अनॉक्सी श्वसन के तहत होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। अनॉक्सी श्वसन के तहत संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो यह बनता है पाइरुविक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्वसन के चैप्टर में। आगे बात करते हैं अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में कितने एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण होता है? तो यह होता है 4। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जब पाइरुविक अम्ल को अस्थायी रूप से आणविक ऑक्सीजन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाती तो इसका रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? तो इसका रूपांतरण जो होता है वह लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल के रूप में होता है। आगे बात करते हैं पौधों, फलों, कवकों और जीवाणुओं में पाइरुविक अम्ल का रूपांतरण किस में हो जाता है? तो ये पाइरुविक अम्ल का रूपांतरण जो है वह एथिल अल्कोहल में होता है। तो एथिल अल्कोहल आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं जीवों में गहराई पर स्थित उत्तक को अंकुरित होते बीजों व फलों में थोड़े समय के लिए श्वसन होता है। तो कौन सा श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है, क्योंकि जो गहराई में स्थित जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में, नाम मात्र के लिए कह सकते हैं, नहीं भी प्राप्त होती है। अंकुरित होते बीज में भी यही स्थिति होती है। तो ऐसे में होता क्या है, इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वह अनॉक्सी श्वसन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अनॉक्सी श्वसन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शर्करा किण्वन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शुगर फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सी श्वसन में किस श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो यह जो श्वसन है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और इसमें किस पदार्थ का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है? तो यह है पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन के अंत में कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? यह ध्यान रखना है, ऑक्सी श्वसन के अंत में, तो अंत में हमें 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है संपूर्ण कोशिकीय श्वसन, तो इसमें प्राप्त होता है 38 एटीपी। अब देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। श्वसन की सामान्य प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो यह 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरण देखा जाए तो पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है श्वसन की कौन सी प्रक्रिया ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन दोनों में एक जैसी होती है? तो 2 जो हमने देखा ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों में एक जैसी कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, दोनों में ही सेम होती है।
नेक्स्ट है श्वसन की किस प्रक्रिया को ईएमपी भी कहा जाता है? तो यह है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को ईएमपी क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज जिनके द्वारा की गई थी उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसे ईएमपी प्रक्रिया भी कही जाती है। और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज करने वाले थे एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेब्स चक्र प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो श्वसन की दूसरी प्रक्रिया है क्रेब्स चक्र, इसकी खोज की गई थी हैंस क्रेब के द्वारा। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो जो यूकैरियोटिक जीव हैं यानी कि अपडेटेड जो जीव है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है मानव श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है? तो अधिकतम एटीपी जो अणु का उत्पादन होता है वह क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। अब बात करते हैं मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में। पहला प्रश्न लेते हैं मानव के श्वसन तंत्र को फुफ्फुस श्वसन तंत्र क्यों कहा जाता है? वह इसीलिए क्योंकि श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े में ही गैसों का विनिमय होता है और इसी कारण से इसे फुफ्फुस श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। तो ग्रसनी और श्वास नली यानी कि ट्रेकिया को जोड़ने वाला है कंठ या स्वर यंत्र यानी कि लेरिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं श्वास नली में उपस्थित किस अंग के कारण भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता? तो जो हमारी जो श्वास नली है और जो भोजन की नली है दोनों एक ही हैं, लेकिन हमारे शरीर की संरचना ऐसी होती है कि उसके कारण उस संरचना विशेष के कारण जो है जब हम खाना खाते हैं तो वह जो भोजन है श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो यह जो व्यवस्था है इसे कहा जाता है इपीग्लॉटिस। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दाईं ओर से फेफड़े में प्रवेश करने वाली ब्रोंकियोल कितनी शाखाओं में बटी होती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दाईं ओर से जब फेफड़े में ब्रोंकियोल प्रवेश करता है तो वह 3 शाखाओं में बटी होती है। इसी क्रम में देखा जाए तो बाईं ओर से फेफड़े में प्रवेश करने वाली ब्रोंकियोल कितनी शाखा में बटी होती है? तो बाईं ओर से जो लेफ्ट साइड से होता है उसमें 2 ब्रोंकियोल शाखा में बटी होती है। जो बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से जो फेफड़े में प्रवेश करने वाली ब्रोंकियोल होती है वह 2 शाखाओं में बटी होती है। आगे बात करते हैं रचनात्मक दृष्टि से फेफड़े कैसे होते हैं? तो रचना इनकी कैसी होती है? इनकी जो रचना होती है वह स्पंजी होती है। फेफड़ा जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्लूरल झिल्ली होती है जिससे फेफड़ा घिरा होता है। नेक्स्ट है छिपकली और पक्षी में श्वसन अंग क्या होता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है फुफ्फुस। नेक्स्ट है केचुआ किस अंग से श्वास लेता है? तो केचुआ श्वास लेता है त्वचा के द्वारा। इसके बाद मछली, सीप, झींगा, इनमें श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इनमें क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। तो ये थे हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्नों का सिलेक्शन इस प्रकार से किया गया है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जीव विज्ञान की हमारी ई बुक भी आ चुकी है। तो भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारत का संविधान और पर्यावरण, इन बुकों को आपके द्वारा बहुत ही सराहा गया है और इसी के फलस्वरूप जीव विज्ञान की सीरीज भी लाई गई और इसकी ई बुक भी आ चुकी है और आने वाले दिनों में अन्य जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनकी भी ई बुक लाई जाएगी। आप चाहे तो कोई भी एक ई बुक खरीद कर देख सकते हैं। बुक की क्वालिटी, बुक के कंटेंट जो है बहुत ही अच्छे हैं और लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी की बात करें, दरोगा की बात करें, बिहार एसआई की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं और उन सभी एग्ज़ाम में यह समान रूप से उपयोगी है। यानी कि एक बार अगर आप इसे लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जो 3-4 एग्ज़ाम हैं सारे कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।